हाँ जी, वी हैव द आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर, जिसमें हम लोगों ने सारे पार्ट्स को पढ़ा था। ईयर पिन्ना था, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स था, जिसको हम लोग कैनाल बोलते हैं। क्या ना, हाँ सर। हाँ, और क्या करता है ईयर पिन्ना, इट कलेक्ट द साउंड फ्रॉम द आउटसाइड एंड फॉरवर्ड इट टू इनर साइड, हाँ कि ना। फिर वो हाँ सर। डिफरेंट पाथ से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता हुआ पास होता है। फिर हम लोगों ने इसके बाद यहाँ पर बात किया था कि वी हैव कोक्लिया है, वी हैव कुछ मिस नाम से कोई चीज होती है, मैलस इनकस स्टेपिस होती है, जो कि एक ईयर ऑसिकल्स बोला जाता है। इन्हीं के मूवमेंट की वजह से इनकी फ्रीक्वेंसी को एफिशिएंट बनाता है, ताकि वो अंदर तक पहुंच सके, ठीक है। जैसे हम ऑडिटरी मीटर्स के अंदर जाएंगे, एक होता है यूरेथ्रल मीटर्स, जो कि हम लोगों ने पेनिस में पढ़ा था, हाँ कि ना। वैसे यहाँ पर ये क्या है, ऑडिटरी मीटर्स, ठीक है। तो विजिट जैसे वो अंदर जाएगा, वहाँ पे एक उसको लेयर मिलेगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, एंड दैट वी कॉल एज ईयर ड्रम। क्लियर है क्या? इन विच वी हैव वेरी फाइन हेयर्स एंड वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड्स। बात क्लियर है क्या आपको? तो उस वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो। व्हाट वी कॉल दोज वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड्स, एनीवन? एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं इसके रिगार्डिंग, कि व्हाट वी कॉल द, और वी कैन द वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट इन द ईयर कैनाल इज कॉल्ड, एनीवन? एनीवन बताइए। आफ्ताब, बोलो। क्वेश्चन है, वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? मैं अगर आपको ऑप्शन दूं, क्या आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो? हाँ जी। हाँ हाँ सर। स्वीट ग्लैंड है, कॉपर्स ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। मेरे ख्याल से आप लोगों को आंसर मालूम चल चुका होगा। नेक्स्ट आपके पास सीरियस ग्लैंड और सेरुमिनस ग्लैंड, कौन सा आएगा? अरे बोलो ना। सी प्रोस्टेट ग्लैंड। वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड ये होते हैं, सुना, लेकिन हाँ, सारे लिमिट को ने पार कर दिया, लेकिन यार मैंने ऐसा आंसर दिया जिसमें मेरा दिल खुश हो गया ना। कॉपर ग्लैंड या प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर क्या करेगा? हाँ, उनका काम यहाँ पर क्या है, बोलो ना। हेलो। अरे सीबीएसई ग्लैंड होगा ना, बिल्कुल ना, तब मतलब कुछ भी है आफ्ताब। सीबेसियस और सेरोमिनस, या वी कैन से सर्क्यूमिनस। नहीं पढ़ने, पॉइंट यहाँ पे लिख लो। वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड प्रेजेंट इन द ईयर दैट वी कॉल एज सीबेसियस ग्लैंड और सर्क्यूमिनस ग्लैंड, हाँ कि ना? अरे बोलो तो। हाँ सर। ये पॉइंट जल्दी लिखो उसको। मुझे लगा ऑप्शन देख के तुम सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है। हाँ सर। हाँ, यहाँ तक हम लोग हो गया था, मिस के बारे में हो गया था, मेलस इनकस स्टेपिस। एक होता है अपने पास ओवल विंडो, एक होता है आपके पास राउंड विंडो। अच्छा, ओवल विंडो और राउंड विंडो का आप उसको लोकेशन पता है किसी को क्या? ओवल विंडो राउंड विंडो का किसी को लोकेशन पता है क्या? सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि जो आपके पास एक होता है ओवल विंडो, एक होता है राउंड विंडो, इन दोनों का लोकेशन मालूम है आप लोगों को क्या? जो आपके पास मेलस है ना, मेलस इज अटैच्ड टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड स्टेपस अटैच्ड टू द ओवल विंडो ऑफ द कोक्लिया, ठीक है। जो राउंड राउंड सर्कुलर पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोक्लिया बोलते हैं ना। उसी से आपका क्या अटैच होती है, एलएस। स्टेपिस
अटैच होती है, और हाँ सर। माइलस कहाँ से अटैच होती है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। और इन दोनों के बीच में मूवमेंट करने वाला क्या होता है? ये देयर इज इनकस, हाँ कि ना? इनका। हाँ सर। हाँ। तो जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, जब आप लोग इसका अपन नेक्स्ट डायग्राम में जब पहुंचेंगे तो अपन को मालूम चलेगा। हाँ, तो ऊपर वाला पोर्शन है, तो यहाँ पर क्या होता है? ये ओवल विंडो होती है, हाँ कि ना? दिस इज द ओवल विंडो। और इसके नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? राउंड विंडो बोलते हैं, हाँ कि ना? बोलो तो। जब आप किसी डायग्राम में देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि नीचे वाला पार्ट क्या होता है? राउंड विंडो, एंड द अपर पार्ट इज द। ओवल विंडो। बात समझ में आ रही है क्या आपको? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। हाँ। इन दिस वे हम लोगों ने बात किया था कि द फ्लूइड फिल्ड इनर एयर दैट वी कॉल एज लेब्रियंथ। लेब्रियंथ अपने पास कितना, दो टाइप का होता है, आगे ना? हाँ इनके पास दो पार्ट होती है, एक होता है बोनी वाला, एक होता है मेम्ब्रेनस, आगे ना? जो बोनी लेब्रियंथ होता है या सीरीज ऑफ चैनल, इनसाइड दिस चैनल मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ इज प्रेजेंट। मतलब बोनी लेब्रियंथ के अंदर क्या होती है? मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ होती है, जहाँ पे एक सर। फ्लूइड से सराउंडेड होती है, जो कि एक फ्लूइड से सराउंडेड होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिलिम्फ। मतलब ऊपर भी पेरिलिम्फ, नीचे भी पेरिलिम्फ। नीचे भी बीच में पैरेलल। क्या होगा? एंडोलिम्फ। बीच में क्या होगा? एंडोलिम। एंडोलिम्फ. So the membranous labyrinth is filled with a fluid एंड। that we call as, जो membranous है वहां पर ई है, मतलब मी में क्या है? एम है और ई है, तो membranous labyrinth में एंडोलिम्फ है। एंड द कॉइल पोर्शन ऑफ द labyrinth इज कॉल्ड कोक्लिया। जो कॉइल कोक्लिया। पोर्शन है, जो राउंडेड पोर्शन को क्या बोलते हाँ हैं? सर। कोक्लिया बोलते हैं। कोक्लिया। बात समझ में आ रही है क्या आपको? हाँ सर। एक हम लोगों ने पढ़ा था ना ऊपर वाला, इसके वेस्टिबुली, और नीचे वाला क्या था? स्केला टिम्पैनी, हाँ कि ना? और बीच वाला क्या था? मीडियम वाला, इंटरमीडिएट वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केला मीडिया बोलते हैं। मीडिया। हाँ और सर। इनके बेस पे क्या था? यहाँ पर ऑर्गन ऑफ पोर्टाई थे। और क्या था आपके पास नीचे में? नीचे वाला क्या था? बेसिलर मेम्ब्रेन। पेशियल तो। और यहाँ हाँ पर सर। एक पार्ट था दैट वी कॉल एज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, था कि नहीं था? और जो यहाँ पर जो ऊपर वाला आपको कुछ रीजन दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीजनर्स मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीजनल रीजनर्स मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन बोलते हैं। ऊपर वाले में क्या होगा? पेरिलिम्फ। नीचे वाले में क्या होगा? पेरिलिम्फ। बीच में पैरेलल। क्या होगा? एंडोल। एंडोलिम्फ, ठीक है ना? बी कॉन्फिडेंट। द membranes constituting cochlea is the Reisner's membrane, basilar membrane, which divides the surrounding perilymph filled bony labyrinth into upper scala vestibuli and lower scala tympani, हाँ कि ना? हाँ सर। And the space within cochlea is called scala media, और जहां पर क्या होती है? एंडोलिम्फ होती है। बात समझ में आ रही है? सो एट द बेस ऑफ cochlea scala vestibuli ends at the oval window। क्या है ये? क्या बोला इसने? जो स्केला वेस्टिबुली है, इट एंड्स एट द ओवल विंडो, मींस ओवल विंडो पे ये खत्म होगा। while the scala tympani terminates at the round window which opens in the middle ear। जो राउंड विंडो है, ये कहाँ पर होती है? जो भी आपका मिडिल ईयर है, उनकी ओपनिंग के शुरू में क्या होगी? राउंड है, और उसके बाद में एंड में क्या है? ये ओवल विंडो है। ओवल विंडो। बात हाँ समझ में सर। आ रही है क्या आपको? हाँ ये सर सर। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आपको लेवलिंग के लिए पूछा जा सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ। फिर हम लोगों ने बात किया था कुछ सेमी सर्कुलर कैनाल्स थे, ऑटोलिथ ऑर्गन था, हाँ कि ना? और ये होता है वेस्टिबुलर एपेरेटस। तो आपको यहाँ पे तो नहीं दिया गया है, मतलब थ्योरी में तो नहीं दिया गया है, लेकिन जब थ्योरी के बाद जो समरी दिया है उसमें पढ़ोगे तो आपका ये वेस्टिबुलर एपेरेटस है ना, क्या होता है वेस्टिबुलर एपेरेटस? द ईयर कंटेन्स आल्सो अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। द ईयर कंटेन्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, उसका नाम होता है वेस्टिबुलर एपेरेटस। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में एग एपेरेटस, वैसे यहाँ पर क्या है? वेस्टिबुलर एपेरेटस है। क्या है? जो कि कोक्लिया वेस्टिब्यूलर के एपेरेटस। ऊपर अवेलेबल होती है। और इसमें क्या होती है? तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है। क्या होती है? तीन सेलुलर। तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है, और ऑटोलिथ होती है।
और ऑटोलिथ में क्या होती है? इट इज द मैक्यूला, मैक्यूला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ द सैक्यूल एंड आर्टरिकल। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। Each semicircular canals lies in the different plane at right angle to each other, मतलब एक दूसरे के साथ राइट एंगल में। राइट एंगल के The membranous canal are suspended in the perilimb, जो अभी जैसे कुछ देर पहले हम लोगों ने बात किया, in the of the bony limb। बात क्लियर है क्या? हाँ सर। और ये जो वेस्टिबुलर एपरेटस है ना, इनका पता है काम क्या होता है? तो इसके यहाँ पर थ्योरी में नहीं है, पर इसके समरी ने एक पॉइंट लिखा है। इसमें लिखा है कि द इनर ईयर आल्सो कंटेन्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम जस्ट लोकेटेड अबव द कोक्लिया, जिसका नाम क्या है? वेस्टिबुलर एपरेटस। और इसका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है लोकेट। ये पता? इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी एंड मूवमेंट। इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी एंड मूवमेंट। ये पॉइंट आप ऐड कर लो यहीं पर एनसीईआरटी में ही, इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी एंड मूवमेंट। तो इसलिए मालूम चलता है कि समरी को भी पढ़ना जरूरी है, और आई होप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है। ग्रेविटी एंड मूवमेंट सवाल पूछा जाता है कि जो आपका वेस्टिबुलर एपरेटस है, ये बेसिकली अच्छा वेस्टिबुल आपने कहीं और भी पढ़ा होगा, वेजाइना में भी आपने वेस्टिबुल का नाम सुना होगा। बेसिकली दिस इज द ओपन स्पेस सराउंडिंग इन एन ओपनिंग। जैसे वेजाइना के पास जो एरिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टिबुल बोलते हैं ना। वैसे यहाँ पर भी क्या है? वेस्टिबुलर एपरेटस, ठीक है ना। सो इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी एंड मूवमेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। helps in maintaining the balance of the body and posture and helps in, ये पॉइंट आप ऐड कर लो, helps in maintaining, helps in maintaining the balance, maintaining balance of body and posture। बात समझ में आ रही है क्या? हेलो? हाँ सर समझ। पक्का? हाँ सर। ये लिख लिया? ये हाँ बहुत सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको इस तरह लगा के क्वेश्चन के तौर पे इसको दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेगा, और पॉइंट्स क्या है आपके पास? द वी हैव बेस ऑफ कैनाल। क्या है आपके पास? ये जो बेस बेस ऑफ ऑफ कैनाल है, जो बल्ज पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्यूला बोलते हैं ना। सो द हाँ सर। swollen and is called ampulla which contains a projecting ridge that we call as crista ampullaris। इसके पास क्या होती है? हेयर सेल्स होती है, और इन्हीं के प्रेसिंग वगैरह से साउंड्स की क्या होती है? मूवमेंट होती है। द सैक्यूल एंड आर्टरिकल, सैक्यूल एंड आर्टरिकल कंटेन अ प्रोजेक्टिंग रिज, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैक्यूला बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है? क्रिस्टा होती है और मैक्यूला होती है। मैक्यूला होती है। These crista and macula are the specific receptors of the vestibular apparatus। तो मालूम चलता है कि वेस्टिबुलर एपरेटस में क्या होती है? क्रिस्टा और मैक्यूला होती है, which is responsible for maintenance of balance of the body and posture। बात समझ में आ रही है? हाँ एक सर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो मैक्यूला है ना, मैक्यूला कब काम आती है? जब आप स्टैटिक पोजीशन पे हो, मींस रेस्ट कंडीशन पे हो। सो इट मेंटेन्स द स्टैटिक फंक्शन। क्या करता है बेटा? वेट अ मिनट।
हेलो, आवाज आ हाँ रही सर। है? हाँ सर, आ रही। हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे? और मैक्यूला सर और वो क्रिस्टा पे ना। तो स्टैटिक, हाँ, रेस्ट एनसीईआरटी में तो इसमें पोजीशन मेंशन में। है नहीं, पर आपको ये मालूम होना चाहिए मैक्यूला कब काम कर, मैक्यूला फंक्शन क्या होता है? स्टैटिक पोजीशन को स्टैटिक मेंटेन पोजीशन करता है। पे, कौन से पोजीशन को? मतलब रेस्ट पोजीशन, मतलब रेस्ट पे रेस्ट है। पोजीशन पे काम करेगा। जो क्रिस्टा है ये कब काम करता है? ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। कौन सा इक्विलिब्रियम? डायनेमिक। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मींस जब मोशन पे रहेगा ये काम करेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ मैं सर। इसको शॉर्ट में कर लूँ, इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही है? तो आप सी डी के तौर पे याद रख सकते हो। क्या है? क्रिस्टा है तो डी है, तो सी डी हो गया, हाँ कि ना। और एम एस जो हम लोग फीमेल्स के लिए यूज करते हैं, सी डी एम एस हम लोग याद रख सकते हैं। स्टैटिक पोजिशन तो मेंटेन बाय मैक्यूला एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम इट इज मेंटेन बाय क्रिस्टा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है? एमएसपी और सीडी। हाँ, सीडी। मतलब सी डी और एम एस। ठीक है ना? हाँ सर। ये था आपके पास कुछ एयर के कंपोनेंट्स के बारे में। तो ये आपको उसमें ज़्यादा कुछ से बाहर से पूछा नहीं जाएगा, पर जो पॉइंट्स है आपको इन्हीं को अच्छे से रिवाइज करना है। बात समझ में आ रही कि आपको? हाँ। हाँ। जो अगर हम लोग बात करें हियरिंग के क्रेडिट के बारे में, तो जो ऑर्गेन ऑफ कोर्टाई है, मेन हियरिंग का काम कौन करता है? ऑर्गेन एम्पुला ऑफ करता कोर्टाई करता है। ऑर्गेन ऑफ कोर्टाई इट इज द इट मतलब है। व्हाट यू कैन एम्पुला से। भी, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? एम्पुला भी करता है ना सर, वही एम्पुला, मतलब साउंड को कैप्चर करके। वो नहीं है, एम्पुला भी करता है ना सर। जो और अभी हम लोग पढ़े ना कि ऑर्गेन ऑर्गेन ऑफ कोर्टाई कहाँ पर अवेलेबल होती है? यहाँ पर है ना, ऑर्गेन ऑफ कोर्टाई यहाँ पे जो अवेलेबल है। तो हाँ। मेन अगर जो हम हाँ। लोग अगर किसी को कोई आपसे अगर मतलब कोई अगर वही पार्ट पूछे कि मैक्सिमम क्रेडिट आप किसको दोगे या मेन क्रेडिट किसको दोगे, तो ये ऑर्गेन ऑफ कोर्टाई आएगा। कौन आएगा? ऑर्गेन ऑफ ऑर्गेन कोटा। organ of Corti. It is the structure which is located on the basilar membrane, जिनके पास क्या होती है? हेयर सेल्स होती है, and which act as auditory receptors। मतलब जो साउंड्स वगैरह आएगा उनके लिए रिसेप्टर्स के तौर पे काम करेगा, और उनको रिसीव करके फर्दर वो क्या करेगा? इम्पल्स का जनरेशन करेगा। बात समझ में आ रही है? हम्म। अरे हाँ बोलो सर, ना। समझ रहा है सर। एंड द हेयर सेल विच आर प्रेजेंट इन कुछ मतलब एक रोज के साथ ये अरेंज होते हैं। कुछ वहां पे नर्व फाइबर भी होते हैं, तो एफरेंट भी होगा और एफरेंट भी होगा। बात समझ में आ रही है क्या? सो द हेयर सेल प्रेजेंट इन द रो ऑन द इंटरनल साइड ऑफ द ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। इनके ऑर्गेन इनर ऑफ साइड में क्या होती है? हेयर सेल्स प्रेजेंट होती है। द बेसल एंड द एंड ऑफ द हेयर सेल, जो कि एफरेंट नर्व फाइबर से कनेक्टेड होती है, वहां से एक नर्व की ट्रांसमिशन या इम्पल्स की जनरेशन होती है। होती है। हाँ सर। हमारी क्या? हाँ That सर, from समझ। the cochlea nerve branch there is a large number of process that we call as stereocilia। क्या बोलते स्टेरोसिल। हैं? स्टेरोसिल। Stereocilia, सीलिया। which are projected from the apical part of each cell। पार्ट ऑफ जो इट सेल, ऊपर वाले हाँ। पार्ट से उससे क्या होते हैं? ये इन सब का प्रोजेक्शन होती है, हाँ कि ना। Above the rows of the hair cells that we call as organ of Corti, a thin elastic membrane that we call as tectorial membrane। इसके ऊपर क्या होती है? ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। So we can say the main credit of hearing goes to the organ of Corti। ऑर्गेन ऑफ कौन सा कोटा। कोर्टाई? ऑर्गेन ऑफ ऑर्गेन ऑफ कोर्टाई। कोटाई। इन्हीं के थ्रू सारा का सारा प्रोसेस होता है। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। और ये कहाँ पर अवेलेबल होती है? कॉकलियर मतलब कॉकलियर कैनाल पे। बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। सो मैक्युला कब कब काम करेगा? ड्यूरिंग स्टैटिक पोजीशन, स्टैटिक जबकि रेस्ट पोजीशन। में बैलेंस और करेगा। और डायनेमिक बैलेंसिंग कौन करेगा? क्रिस्टा करेगा, हाँ कि ना। हाँ बात सर। समझ में आ रही है आपको? वैसे है ना, बहुत सारे पॉइंट्स है, उसकी जरूरत नहीं है हाँ आपको। सर। ठीक है ना? अपन को वही जरूरत है जो अपने पास नीट में काम आएगी। तो अपन का फॉर्म वगैरह आ गया क्या अब तक, या नहीं आया अभी तक? कोई डेट वगैरह आया है? नहीं आया। हाँ। नहीं सर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, कि आखिर कैसे ये विजुअलाइज होता है और कैसे हमें ये बात कब समझी तक जाती आएगा सर वो?
क्या बोल रहे हो आप? हाँ सर, कब कब तक आएगा वो, अभी पता वही नहीं, फॉर्म? नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। तो आई सर होप एग्जाम कब ही होगा फिर, फॉर्म अगस्त सितंबर तक आएगा? ले लेगा वो, एक लास्ट टाइम महीने 13 सितंबर को लिया था, इस बार भी वैसे कुछ ले लेगा। 13 तक लेगा, सितंबर तक ले लेना चाहिए मोस्टली मोस्टली, क्योंकि हर जगह इसका कोरोना का रिस्ट्रिक्शन खत्म हो ही रहा है। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ, तो सितंबर तक ले लेना चाहिए इसको, देखो क्या करता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। आखिर कैसे ये जो अपने पास बाहर साउंड है, ये अपने अंदर कैसे न्यूरल इम्पल्स को या फिर वही कैन से नर्व इम्पल्स को जनरेट करता है, जो कि अंदर जाकर सेंस होती है, प्रोसेस होती है बाय द ब्रेन, एंड विच enables टू रिकॉग्नाइज द साउंड आइदर ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस और द न्यू साउंड। सो पहले क्या होगा, यहां से अपने पास बात शुरू होती है। जो एक्सटर्नल ईयर है विच रिसीव द साउंड वेव एंड डायरेक्ट देम टू द ईयर ड्रम। जैसे ईयर ड्रम को पहुंचेगा, जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोगों ने कभी ड्रम वगैरह देखा होगा, जैसे आप उसमें अगर तो चोट लगती है तो क्या होता है, कुछ वाइब्रेट करता है, बिल्कुल ये भी वैसे वाइब्रेट करेगा, साउंड वेव के रिस्पॉन्स में वाइब्रेट करेगा, एंड दिस वाइब्रेशन ट्रांसमिटेड थ्रू द ईयर ऑसिकल्स। अब ईयर ऑसिकल काम क्या होता है, उसको एफिशिएंट बनाता है। ईयर ऑसिकल काम क्या होता है, उसको एफिशिएंट बनाता है। बन इसको जानने से पहले अपने पास एक पॉइंट ये है कि आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है कि जो आपके पास ईयर है, इनकी जो वर्किंग है, बेसिकली हम लोग ईयर को क्या बोलते हैं, ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते सर? स्टैटिक? स्टेटो स्टेटो एकॉस्टिक, स्टैटो एकॉस्टिक? एकॉस्टिक ऑर्गन ऑफ बॉडी। क्या मतलब? मतलब ईयर? अरे यार, मैं स्टेटो एकॉस्टिक का मतलब पूछ रहा हूँ। मतलब सर स्टैटो मतलब बॉडी? मतलब ये कि उनको बैलेंस करने में भी काम आता है। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी को बैलेंस करने में काम आता है, प्लस हियरिंग में भी हेल्प करता है। बात समझ में आ गई? और कौन कौन सा काम करता है? बैलेंसिंग भी करता है और सुनने में भी काम आता है, हाँ, ईयरिंग में। सुनने में आया नहीं ये, हियरिंग का भी इनका फंक्शन है। लेकिन हाँ अगर लेकिन आपसे सवाल पूछे पहला और बेसिक फंक्शन क्या है, फर्स्ट एंड द बेसिक फंक्शन, बैलेंसिंग द बॉडी। फर्स्ट एंड बेसिक फंक्शन क्या है? एक मिनट, कहाँ कहाँ बैठना है? नीचे ऑफिस में? कहाँ बैठना है, नीचे बैठना है? सर को फोन करना है, लैपटॉप देना है ना। ऊपर बैठो नीचे बैठो, कहाँ बैठोगे? तो आप नीचे ही बैठ जाओ, ठीक है। आफ्टर वेट अ मिनट, नीचे लो, मैं आ रहा हाँ हूँ। सर। वेट अ मिनट, हो गया, एक स्टूडेंट।
हेलो, हाँ आफ्ताब सर। क्लास पे हो? सॉरी, सॉरी बेटा, अब एक स्टूडेंट आ गया था, उसको तेरा क्लास के लिए वो करना था। नहीं सर। ओके सर। हाँ वो सर हम लोग इधर आके रुक गए थे। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कहाँ पर, वेव्स के बारे में ना। तो जैसे वो हाँ इस एयर ड्रम पे स्ट्राइक करता है, तो वहां से क्या होती है कि वाइब्रेशन क्रिएट होती है, ठीक है ना। अब उन वाइब्रेशंस को मेंटेन और एफिशिएंट बनाता है कौन? एयर ऑसिकल्स। क्लियर है क्या? ताकि वो हाँ सर। आगे तक पहुंच पाए, ठीक है ना। तो मेलस हाँ इनगस स्टेपिस का काम क्या होता है? ये आपस में कोलाइड करते हैं और उसको क्या करता है, आगे तक इसको ट्रेवल करवाता है, ठीक है ना। हाँ सर। So air ossicles miss to the oval window and the vibration are passed through the oval window। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ on the सर। fluid of the cochlea। अब जैसे आपने हाँ कभी पानी, बचपन में या अभी भी कभी अगर पानी वगैरह में कोई कंकड़ पानी में वगैरह फेंका होगा, तो तो रिपल वेव बनता है। रिपल्स जनरेट होती है ना। वेव हाँ लाइक सर। इस तरीके से जनरेट होती है और कुछ सर्कुलर फॉर्म बनते हैं, और उन सर्कुलर हम क्या बोलते हैं? रिपल्स बोलते हैं, हाँ कि ना। हाँ सर। तो यहाँ पर भी कुछ वैसे ही फ्लूइड है, हाँ कि है कि नहीं। सो हाँ सर। वेयर दे आर जनरेट द वेव इन द लिम्फ एंड द वेव इन द लिम्फ इंड्यूसेस रिपल इन द बेसिलर मेम्ब्रेन। कौन से मेम्ब्रेन पे? बेसिलर मेम्ब्रेन पे पेनिसिलिस क्या में इंड्यूस मतलब। करता है? रिपल्स को इंड्यूस करता है, मींस वेव लाइक और सर्कुलर स्ट्रक्चर को ये प्रोड्यूस करता है। एंड दिस मूवमेंट ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन बेंड्स द हेयर सेल। जो हेयर सेल्स वहां पर अवेलेबल था, उसमें क्या होगा? बेंडिंग होगी। देन क्या होगा? उसमें प्रेसिंग होगा अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। उसके अगेंस्ट में क्या होगा? इनकी प्रेसिंग होगी और हेयर सेल्स की बेंडिंग होगी, जिनकी वजह से क्या होगा कि नर्व इम्पल्स जनरेट होगा, ठीक है ना। हाँ देयर सर। बाय इट विल जनरेट द नर्व इम्पल्स एंड in the associated afferent neurons. These impulses are transmitted by afferent fiber via auditory nerve to the auditory cortex। जो हम लोगों ने बात किया था ना, कोर्टेक्स हो। हाँ सर। कौन से पार्ट में था बता ना। सर ईयर में था। अरे नहीं, ब्रेन के कौन से पार्ट में? ब्रेन का पार्ट है ना ऑडिटरी हाँ हाँ कॉर्टेक्स। सॉरी सॉरी। अपने पास टेम्पोरल लोब और पैरेटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब था ना, हाँ फ्रंटल सर। लोब हाँ था। ये कौन से में फ्रंटल आते हैं? लॉब में। टेम्पोरल लोब है ना। टेम्पोरल लोब में आता है हाँ। पक्का? इधर लिखा हुआ। हाँ सर इधर ही लिखा था। auditory cortex of the brain where the impulse are analyzed and the sound is recognized। बात समझ में आ गई आपको क्या? हम्म। तो ये था आपके टेम्पोरल। पास वर्किंग ऑफ ईयर, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। आपको इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन वगैरह आपको सारा सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। अच्छा, इसका एक हाँ मैकेनिज्म सर। होता है, वो आपको सीक्वेंस में याद रखना है। हियरिंग इट इज डन बाय ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। बात समझ में आ गई? कोट है। अच्छा, हाँ अगला सर सवाल कभी ऑर्गन ऑफ आपसे कोटा। पूछे कि जो इनके पास ईयर ऑसिकल्स है, इनका काम क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? फंक्शन ऑफ ईयर ऑसिकल्स। फंक्शन फंक्शन ऑफ ऑफ। ईयर ऑसिकल्स क्या होता है बताना। जल्दी बताओ। सर फंक्शन ऑफ ईयर ऑसिकल ना। सर वो। हेलो। हाँ सर। हाँ, क्या इसके ईयर ऑसिकल का काम क्या होता है बताओ। मतलब आवाज मॉडरेट टू सेवरल हियरिंग लूप। क्या करता है? मतलब सर। मतलब सर मेरे को मालूम है सर मेरे को बोलने बोलने नहीं आता है। मैंने बोलने नहीं हो रहा। मैंने मैंने कुछ देर पहले बताया था ना। इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ हियरिंग। efficiency of efficiency of transmission of sound wave। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। ट्रांसमिशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ये साउंड वेव साउंड वेव। टू द हाँ इनर ईयर। ऐसे कौन इनर। अपने आप पहुंच जाएगा? हाँ सर मतलब वेव की वजह से पहुंचेगा। वेव की वजह से नहीं, साउंड जो साउंड वेव बाहर से आ रहा है,
इनको अंदर तक पहुंचाने का काम किसको होता है? एयर एयर और नहीं तो फ्लूइड के इसमें से। इनको एफिशिएंट बनाता है कौन? ये एयर ऑसिकल्स। मतलब जो मिस है ना अपने पास, ये मिस बहुत कमाल की चीज होती है। मिस वैसे भी दुनिया में बहुत कमाल की चीज है, और एयर में भी कमाल की चीज होती है। मेरी बात आपको समझ में आई क्या? हाँ सर। हाँ, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको और समझना है। और ओके। इसका मैं देख लूँ पहले इसके लिए। हाँ, मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है ना? सो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में आपको ये तो पॉइंट नोट डाउन करना है। पहले क्या होगा? अच्छा, वी आर एबल टू हियर द साउंड एट द रेंज ऑफ, क्या होती है ऑडिबल रेंज, क्या होती है ह्यूमंस की? जल्दी बोलो। साउंड वेव की ऑडिबल रेंज क्या होती है? बेवकूफ कहते मत हो, जल्दी मुझे आंसर दो। सर उसका रेंज होता है सर नहीं पता 3 सर। to 4 मीटर। क्या? 5 मीटर। मतलब तूने पढ़ा ही नहीं बचपन में आज तक? नहीं सर। अरे, साउंड की फ्रीक्वेंसी हम लोग हर्ट्ज पे नापते हैं ना। अरे हर्ट्स वाला मेरे को इट इज 20 to 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्स मेरे को डिस्टेंस लगा सर। क्या लगा? डिस्टेंस लगा सर, इसलिए मैं 5 मीटर बोला। डिस्टेंस होती है क्या? आप दो तीन में दो तीन नहीं सर मीटर का फ्रीक्वेंसी। डिस्टेंस नहीं कोई वो मेजर करने का तरीका होता है क्या? नहीं बेवकूफ सर वो लड़के। फ्रीक्वेंसी में होता है। एक होती है डेसिबल। डेसिबल हाँ। हाँ, तो 20 to 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग साउंड को सुन सकते हैं, ठीक है ना? ये ना साउंड को इससे सुन। कम, हाँ सर। ना इससे कम को सुन सकते हैं, ना ही इसको इससे ज्यादा को नहीं हम से लोग ज्यादा सुन सकते हैं, ठीक है ना? सुन सर। उससे हाँ अपने सर। ये ड्रम ही ये खत्म हो जाता है। 20,000 से ऊपर जाने के बाद हाँ, लेकिन जो डॉग है इससे नीचे हो। उसके ऊपर से खत्म हो जाता है सर। हाँ, जैसे यहाँ से क्या होगा आपके पास, इन आवाज। साउंड वेव से आगे जाएगा, मिलेगा क्या इसको? एक्सटर्नल, बाहर से साउंड वेव है, इसको मिलेगा, पहली मुलाकात होगी एक्सटर्नल ईयर से। कौन से ईयर से? एक्सटर्नल ईयर से। फिर यहाँ से जाएगा ईयर ड्रम के पास। कौन से ड्रम के पास? ईयर ड्रम के पास जाएगा। पक्का? हाँ फिर सर। ईयर ड्रम के वाइब्रेट पास होगा। जाएगा ये मिस के पास। मिस क्या है? ईयर ऑसिकल्स है। बात समझ में आ ईयर रही है ऑफ। आपको? हाँ सर। मिस क्या है? ईयर ऑसिकल्स है। फिर यहाँ के बाद कहाँ जाएगा आपके पास? ओवल विंडो जाएगा। कहाँ जाएगा? ओवल विंडो। ओवल विंडो। क्लियर है क्या? इस ओवल विंडो के बाद कहाँ जाएगा? कॉकलिया जाएगा। कहाँ कोक्लिया जाएगा? जाएगा। कोक्लिया। कौन सा लिया? कॉकलिया। लिया। कॉकलिया के बाद जाएगा बेसिलर मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन? बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन। क्लियर है क्या? हाँ सर। बेसिलर मेम्ब्रेन के बाद क्या होगी? इनमें प्रेसिंग होगी, हाँ के ना? हाँ सर। पहले होगा बेंडिंग। पहले क्या होगा? ब्रेंडिंग। बेंडिंग होंगे, देन फिर क्या होगा? प्रेसिंग होगा, हाँ के ना? हाँ सर। बेंड द हेयर सेल्स, bend the hair cells, pressing them, against बोलो, टेक्टोडियल मेम्ब्रेन। अभी तो बताया था यार। हेलो हाँ सर फैक्टोरियल मेम्ब्रेन। बेटा, पढ़ लो। आप पढ़ाई नहीं करते हो, मुझे लगता है आप पढ़ाई नहीं करते हो। पढ़ाई कर रहे होते तो आपके जुबान से अल्फाज निकल रहे होते अभी। थोड़ा सा पढ़ लो, कुछ महीने बचे हुए ना। हाँ सर। उसके बाद पढ़ो ना पढ़ो, उसके बाद आपकी मर्जी, ठीक है? जब तक यहाँ हमारे यहाँ हो तो पढ़ लिया करो, उसके बाद आपकी मर्जी। नेक्स्ट आपके पास एफरेंट। बस थोड़ा सा पढ़ लो, इतना पढ़ लो कि एक आप जो बैरियर है उसको क्रॉस कर सको। एफरेंट फाइबर्स वाया ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी। नो। अब यहाँ से कहाँ जाएगा ये? ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाएगा। कौन सा कॉर्टेक्स? ऑडिटरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स।
एरिया ऑफ ब्रेन, ब्रेन। एरिया ऑफ ब्रेन। हम्म। फिर यहाँ पर क्या होगी, साउंड का एनालाइज्ड होगा और रिकॉग्नाइज्ड होगा। साउंड इज एनालाइज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड, ये आपका मैकेनिज्म है, जल्दी वेरी से गुड। उठा पाओ। ठीक है, जल्दी। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है बहुत। मैंने बोला यहाँ के बाद कहाँ जाएगा, ऑलरेडी कॉर्टेक्स में जाएगा, और वहां पर क्या होगा, साउंड का कट कट के आ रही है सर आपकी आवाज। आवाज कट कट के आ रही है, वो ठीक हो जाएगी, चलो कोई नहीं, आप तो लिखो तो। अब सही है, नाउ क्लियर, हेलो, इज इट क्लियर टू योर नॉट, हेलो, मेरी आवाज आ रही सर है? ये हाँ सर अब भी आ रही है, रिकनेक्ट हुआ अभी। हाँ, तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स में आएगा जहां पर आपको आवाज समझ में आ जाएगी। ठीक है, हम्म। जल्दी लिखो। अच्छा, ऊपर से भी है ना, यहाँ से जल्दी लिखो। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, एमओएच का मतलब क्या है, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। लिखा सर मैंने ये। कहाँ लिखा तूने? सर आप लिख ही रहे थे उसी समय लिख रहा था। पक्का? हाँ। अगर ऐसे बोल तो मैं नोट भी चेक करना आता है मुझे। नहीं सर वो मैं इसमें एनसीईआरटी में ही लिख रहा हूँ। मतलब लिखे ना। हाँ सर। हाँ, चलो कुछ क्वेश्चन की तरह बात करते हैं। जैसे अभी मैंने बात किया था, वैक्स ग्लैंड इन द ईयर कैनाल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग? वैक्स कैनाल। हाँ, वैक्स कैनाल। ये स्किन वाला जो वैक्स क्रीम आता है वो, उसकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं वैक्स कैनाल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? कहीं आप उस वैक्स कैनाल की बात ना, उस वैक्स की बात ना करने लगो। वैक्स। अच्छा, जब मैं बोलता हूँ आप क्लास में होता हो क्या? नहीं जब सर मैं, आपकी आवाज कट कट के आ रही है ना। अच्छा अभी कट कट के आई, पहले तो मैंने इसको, आपको मैंने इसका सॉल्यूशन बताया था, आपको उसका आंसर भी मैंने बताया था। किसका? इसका ना। वैक्स ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसका नाम क्या होता है? हाँ सर इसका तो मालूम है। ईयर कैनाल के अंदर प्रेजेंट होती है, उसका नाम क्या होता है? ये बचपन इसका से बच्चे जानते हैं कि सेबेशियस ग्लैंड होती है, और आ, क्या? सर्क्यूमिनस सर्क्यू ग्लैंड होती है। सर सरह्यूमन। सर्क्यूमिनस, सर्क्यूमिनस, सर्क्यू कहीं लिखा है सर। भी था मैंने। हाँ सर सर्क्यूमेनस। जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं पे मैंने लिखा था पॉइंट को। ये हाँ सर वैक्स ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड और सर्क्यूमिनस ग्लैंड। सर्क्यूमेनस। द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या सर एक और बार बोलो सर। मैंने बोला द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, उसको क्या बोलते हैं? सर उसको बोलते हैं सर ऑर्गन ऑफ कोटाई। हाँ सर। हेलो, हाँ सर सही बोला मैंने। कौन सा बोला? ऑर्गन ऑफ कोटाई रिस्पॉन्सिबल फॉर मैं हियरिंग। आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, कोक्लिया है, कोक्लिया। सेमिसर्कुलर कैनाल है, एट्रिकुलस है, सैक्यूलस है। सर्क्यूलस है ये क्या बोलते हैं सर? फर्स्ट वाला फिर से बोलो सर ऑप्शन। कोक्लिया, सेमिसर्कुलर कैनाल, एट्रिकुलस, सैक्यूलस। कोक्लिया है। गुड। नेक्स्ट है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन, क्या सर एक और बार सर? organ of Cortei is a structure which is present in middle ear, external ear, semicircular canal, cochlea. स्ट्रक्चर ऑफ। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है, एक और बार बोलो ना सर, स्ट्रक्चर के आगे सर कट गया आवाज आपका।
यहाँ बुक देख के तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं सर, बुक नहीं देख रहा। पक्का? हाँ सर। Organ of Corti is a structure which is present in external ear, middle ear, semicircular canal, cochlea. ये कहाँ रहता है? मिडल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, कॉक्लिया है। हियरिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है? ये क्या बोलते हैं सर, कॉक्लिया है। कोक्लिया। अभी हमने बात किया था मेन रिस्पॉन्सिबल जो ऑर्गन है वो कौन से होती है? ऑर्गन ऑफ कोटाई और वो किसके अंदर होती है? सर, मिडल कोक्लिया में होता कोक्लिया के अंदर होती है ना? है। हाँ सर। हाँ, ये बोलना पड़ेगा ना। और एक पार्ट किसका है? इंटरनल ईयर का पार्ट है। हाँ इंटरनल मतलब ईयर के अंदर अंदर कोक्लिया है, कोक्लिया के अंदर क्या है? ऑर्गन ऑफ ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है। कोटाई है। बाद बाकी आपके पास dancers and sport person are able to maintain their proper body posture, position or posture by using their internal sense of balance. Sensing of this sort of body internal condition and position is performed by option 1 है organ of Corti, crista, macula and otolithic organ, या otolithic organ होना चाहिए। इसका सर इसका आंसर होगा सर क्रिस्टा। पक्का? हाँ सर, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम है, मतलब चलते हुए भी सुनाई देता है, वो सुनने में काम चलते करता है। चलते हुए सुनाई देता है? वाह। हाँ मतलब नहीं सर, मतलब उसमें मदद करता है, मतलब आप रेस्ट पे रहोगे तो उसमें मक्यूलर मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, और चलने के समय क्या Crista नाम है, irresponsible. क्रिस्टा। हाँ The base of membranous canal is swollen and called ampulla. ठीक है? हाँ सर। The हाँ, base of membranous canal which is swollen and is swollen part को हम लोग क्या बोलते हैं? Ampulla बोलते हैं। क्रिस्टा Which बोलते contains a projecting ridge that we call as, option हैं। है otolith, otoconia, macula, crista ampullaris. क्रिस्टा एम्पुलरिस। पक्का? हाँ सर। हाँ। Organ of Corti is found in scala rotundus, scala media, scala vestibule, scala tympani. स्केलर मीडिया। क्या? सर फिर से बोलो सर, एक और बार। फिर से बोलूं? हाँ सर। Organ of Corti is found in सर फिर ऑप्शन बोलो। scala rotundus, scala media, scala vestibule, scala tympani. स्केलर मीडिया। पक्का? हाँ सर। तो सारे के मीडिया। सारे आपको ध्यान से पढ़ना है और रिवाइज करते रहो ताकि आप इजीली कर सकते हो। सो कमिंग बैक टू, यहाँ तक अपना था ह्यूमन फिजियोलॉजी का कंप्लीट पॉइंट। और मेरे आई होप कि आपको एंडोक्राइन पढ़ना है, वो कंप्लीट है आप लोगों का? हाँ सर। कंप्लीट है, पढ़ना पड़ेगा? कौन सा, एंडोक्राइन? हाँ, इसके बाद सर वाला। हाँ सर, वो पढ़ा दो सर। लेकिन और लोग तो कह रहे हैं कि सर वो ठीक है। वो लोग बोलते हैं सर, वो लोग अपना ही देखते हैं। तुम्हें नहीं। पढ़ना है? हाँ सर। तो तुमको मैं पूछूंगा तब बताओगे सर पढ़ना है? नहीं सर, वो लोग अपना ही करते हैं, मेरा बोलता हूँ तो वो भी बोलते हैं कि वो मैं तेरे को करा दूंगा। मैं बोला ठीक है। तो वो तो है, तेरे कराने से क्या होगा? तो तुमको अपना पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ सर। तुम अपने तो अपने रिस्पॉन्सिबल ना, उसके अंदर क्यों रिस्क जाते हो? ठीक है, अगर दोस्त पढ़ाता है समझाता हो तो ठीक है। दोस्त के सहारे होगा तो फिर नहीं होगा ना। जो उनको लगता है कि हाँ मुझे ये पढ़ना है तो वो अपने से तो कहते हैं, आपको अपने से तो कहना पड़ेगा। अरे मैं आपको पूछूंगा तब आप थोड़ा ना बोलोगे। ये आपको खुद ब खुद आना चाहिए कि हाँ सर मुझे ये पढ़ना है वो पढ़ना है। ठीक है? ठीक है सर। रिफ्लेक्स। हाँ हाँ। सर। तो चलो कोई नहीं, अभी वो लोग है नहीं तो मैं आपको उसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है? बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? एंडोक्राइन सिस्टम। केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का नाम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम। सिस्टम। बात क्लियर है क्या आपको? हाँ सर। हाँ, मतलब क्या कि जो हम लोगों ने नर्वस सिस्टम की बात किया था, किसकी बात किया था? नर्वस। नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोगों ने जो बात किया था, तो ऐसा पॉसिबल है
कि नर्वस सिस्टम हर जगह अवेलेबल हो पाती है? बोलो, ऐसा पॉसिबल है कि नर्वस सिस्टम हर जगह तक अपने बॉडी तक पहुंच पाती है? नहीं सर। जैसा कि हम लोगों ने भी बात किया कि अभी जस्ट हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा तो वो क्या था, अपने पास नर्वस सिस्टम था। क्या था? दैट वाज द नर्वस। नर्वस सिस्टम। अरे कौन सा सिस्टम? हाँ सर। नर्वस सिस्टम, सिस्टम। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने नर्व्स के बारे में पढ़ा, आने वाला नर्व, जाने वाला नर्व, फिर ब्रेन पढ़ा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि सेंटर में था, जो कि पेरिफेरल में था। फिर हम लोगों ने वहां से बात किया जो न्यूरल सिस्टम है, जो कि न्यूरल सिस्टम है, ये क्या प्रोवाइड करता है आपके पास? इट प्रोवाइड, तो यहाँ पे एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इट प्रोवाइड्स एन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, और ये भी कैसा है? रैपिड कोऑर्डिनेशन एमंग द ऑर्गन। ये काम किसका था आपके पास? ये था न्यूरल सिस्टम का, ये फंक्शन था। इट प्रोवाइड्स एन पॉइंट टू पॉइंट एज वेल एज रैपिड कोऑर्डिनेशन एंड कनेक्शन एमंग द ऑर्गन। बात समझ में आ रही है? जो आपके पास ये न्यूरल कोऑर्डिनेशन होती है, ये क्या होती है? न्यूरल कोऑर्डिनेशन होती है, बहुत फास्ट होती है और कुछ ही लम्हों के लिए होती है, कुछ सेकंड के लिए, कुछ टाइम के लिए होती है। सो ऐसा होता है ना कि सारे के सारे नर्व फाइबर सेल के अंदर और बॉडी के पास इंटरवेट नहीं कर सकते, मतलब अंदर तक जा नहीं सकते। क्लियर है क्या? अब मान लो सेल के अंदर कुछ पहुंच जाना है तो सेल के अंदर नर्व फाइबर थोड़ा ना होगा, बोलो ना। हर एक सेल्स में नर्व फाइबर नहीं हो सकता है ना, नहीं सर। किसी ऑर्गन पे होगा, फिर वहां के थ्रू वो सारा का काम करेगा। तो वहां के बाद जब ऑर्गन के पहुंचने के बाद आगे का काम किसका होता है? एंडोक्राइन सिस्टम का। किसका होता है? तो बेसिकली एंडोक्राइन। इसको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम। तो बात समझ में आ गया आपको कि एज द सवाल पूछा ऐसा क्यों होता है कि हमें इसकी जरूरत पड़ गई? नर्वस सिस्टम तो अपने पास था ही पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करने के लिए। तो आपको क्या बताना है कि एज ऑल सेल्स ऑफ आवर बॉडी आर नॉट इंटरवेटेड, मींस नॉट परफोरेटेड बाय द नर्वस सिस्टम और बाय द नर्व फाइबर, बट द सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड। जो सेल के फंक्शन है, इट शुड बी कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड। अगर कंटिन्यूअसली रेगुलेट नहीं हुआ तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो वो लिविंग के लायक ही नहीं रहेगा। क्योंकि हम लोगों ने अगर पढ़ा है, मतलब आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा कि लिविंग को डिफाइन करने के लिए आपके पास एक फैक्टर मेटाबॉलिज्म ही था कि नहीं था? हाँ सर। मेटाबॉल। So here the cellular function need to be continuously regulated. So a special kind of coordination and integration has to be provided. So for this function we have endocrine system. क्लियर है क्या? हाँ सर। और इसी एंडोक्राइन सिस्टम से आपके पास आता है एंडोक्राइनोलॉजी। कौन सा क्राइनोलॉजी? एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी। आपकी शिकायत बहुत है, आप नंबर कम आते हैं, पढ़ाई नहीं। लास्ट टेस्ट आपने क्यों नहीं दिया था? लास्ट वाला सर। सर मेरा एक्सीडेंट हुआ था इसलिए नहीं दिया। अभी भी खाली लेक्चर ही होता है मेरे से। तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। हाँ सर। वो सर मेरे ना जो आईब्रो है ना, जो आईलिड है ना, वो मतलब डैमेज हो गया है, कट गया है, दो दो पीस में हो गया। तो वही टाका वाका लगा है सर। तो वो मतलब उससे कभी कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता। तो आप ऑडिबल चीज यूज कर सकते हो, ऑडिबल सुनते रहो। हाँ मतलब वो देख भी सकता हूँ सर, मतलब थोड़ी देर के लिए। और ज्यादा देर देखता हूँ तो सर मेरा आँख दुखने लगता है। हाँ तो आप मैक्सिमम ऑडिबल चीज करो, ठीक है, लेकिन पढ़ तो सकते हैं ना। मैक्सिमम हाँ सर ऑडिबल करो, अपने आप को रेस्ट करो, अपने आप को ज़्यादा जल्द से जल्द इसको ठीक करो। सो हाँ सर एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है? बेसिकली इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम एंड इट्स फिजियोलॉजी। बात समझ में आ रही है क्या? एंडोक्राइनोलॉजी में क्या होता है? जहां पर हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम और उसकी फिजियोलॉजी की पढ़ाई करते हैं। ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है जहां पर हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम और उसके फिजियोलॉजी की बात करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी। तो एक साइंटिस्ट आपका नाम है थॉमस एडिसन। क्या नाम है? थॉमस एडिसन। तो
हाँ सर, थॉमस एडिसन। ये कौन है फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी? कौन है? फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी, ये वो वाला नहीं होगा, बल्ब वाला नहीं होगा, ये दूसरा वाला होगा। तो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है? थॉमस एडिसन है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? हाँ सर। और एंडोक्राइन जो सिस्टम आपके पास, जो उसमें अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे, ये अपना सेक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं। सो एज वी नो ऑल द नर्व फाइबर्स डू नॉट इंटरवेट द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। मेरी बात समझ में आ रही क्या? and function and the cellular function need to be continuously be operated, or we can say regulated. So a special kind of coordination and integration has to be provided. इसको प्रोवाइड करने के लिए अपने पास क्या आया? And this function is carried out by hormones, and these hormones are given by neurals, not by the neural system. So we need a endocrine system, ताकि ये हो कि न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलके एक कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी, फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, ताकि दोनों मिलके काम कर सके। ठीक है? प्रोवाइड्स chemical as well as integration to the nervous system. That's why we call it as the endocrine system. एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होगा आपके पास? एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे, हाँ कि ना? जैसे क्या है, पाइनियल ग्लैंड है, थाइमस है, और क्या है, टेस्टिस में होती है, ओवरी में होती, टेस्टिस है, ओवरी है, पेनक्रियास है, और क्या है, बोलो। इस तरीके से अपने पास बहुत सारा ग्लैंड्स है जहां से हार्मोन्स की सेक्रेशन होती है, और ये हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होती है। जैसे कुछ और ग्लैंड होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, उनके पास क्या होती है, डक्ट होती है। जैसे आपके पास क्या है, मेमोरी ग्लैंड है। क्या है? मेमोरी ग्लैंड। ये ब्लड स्ट्रीम में नहीं होती, इनके पास क्या होती है, डक्ट्स होती है, इनके पास पाथ होती है। ये ब्लड में अपने मिल्क को सेक्रेट, अपने मिल्क को पोर नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ, whereas the exocrine gland has, so मालूम चला कि अपने पास ग्लैंड्स दो टाइप के होंगे, एक होगा एंडोक्राइन, एक होगा एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन में क्या होगा कि ग्लैंड्स नहीं, मतलब कि पाथ नहीं, मतलब कि क्या होगा, डक्ट नहीं होंगे, वो डायरेक्टली अपना ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में अपने कंटेंट को रिलीज करेगा। वहीं पर क्या है आपके पास, एक्सोक्राइन ग्लैंड अपना सेक्रेशन, जो कि जनरली क्या होता है, एंजाइम वगैरह का सेक्रेशन अपने डक्ट के थ्रू करेगा। बात समझ में आ रही क्या? हाँ सर। और हार्मोन का काम क्या होता है? जो आपके पास एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, कौन सी? एंडोक्राइन ग्लैंड, इट सेक्रेट अ सब्सटेंस दैट इज नोन एज हार्मोन। सो एंडोक्राइन सिस्टम का, मतलब कि एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सेक्रेशन होती है उसको हम लोग हार्मोन बोलते हैं, और जो एक्सोक्राइन की जो सेक्रेशन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। यहाँ पर हार्मोन्स का मतलब होता है टू एक्साइट, मतलब कि किसी भी फंक्शन को एक्साइट करेगा। क्या करेगा? एक्साइट करेगा। एज वी नो वी हैव ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड वेयर द हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स present in cluster or tissue form an organized endocrine gland. We have two types of endocrine gland, organized and non-organized. बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ऑर्गेनाइज्ड एंड नॉन ऑर्गेनाइज्ड आपने एनिमल टिश्यू में पढ़ा होगा। जैसे एग्जांपल है आपके पास ऑर्गेनाइज्ड में, जो कि प्रॉपर्ली आपको ग्लैंड के तौर पे दिखेगा। ठीक है ना? सो अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनाइज्ड के बारे में, तो ऑर्गेनाइज्ड में कौन कौन आएगा? जैसे आपके पास है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ट्री? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। बात समझ में आ रही है? पेनक्रियास, इससे क्या होती है, इंसुलिन और ग्लूकेगोन, हाँ कि ना? हाँ सर। पेनक्रियास हो गया। और क्या है, पैराथोराइड। कौन सा थायराइड? पैराथायरॉइड। और क्या है, थायराइड, हाँ कि ना? पाइनियल। पाइनियल। ठीक है? थाइमस। और क्या है बोलो? एड्रेनल। और क्या है? एड्रेनल है। और क्या है? गोनेड्स है। ये सब के सब ऑर्गेनाइज्ड
एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। क्या है? ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। इट इज द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। पक्का? हाँ सर। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड? बोलो ना। हाँ, तो हम लोग बोलेंगे उसमें ठीक है ना? ये तो कौन कौन से है? एड्रनल है, गोनेड्स है, पिट्यूटरी है, पेनक्रियास है, पैराथायराइड है, थायराइड है और पाइनियल है, थाइमस है। ये सब के सब ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड है जो कि क्लस्टर्स में ये अवेलेबल होते हैं। कुछ होते हैं आपके पास नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोला मैंने? नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन। नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर। नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे इसमें आपके पास क्या क्या आएगा बताना। जैसे हार्ट आता है। हार्ट एक हार्मोन के लिए ऑर्गन, ये पंपिंग ऑर्गन जो कि ब्लड को पंप करता रहता है। लीवर है। लीवर किसके लिए है? प्यूरिफिकेशन के लिए है, अमोनिफिकेशन के मतलब कि टॉक्सिक सब्सटेंस को यहाँ से खत्म कर डिटॉक्सिफाई करने के लिए ऑर्गन है। तो जितना ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस आप यूज करोगे उतना ही आपका लीवर डैमेज होगा। किडनी है। किडनी में क्या होता है? एड्रेनल, सॉरी, एक तो किडनी का अपर पार्ट होती है दैट इज द एड्रेनल ग्लैंड, और किडनी में दूसरा भी काम होती है। ठीक है ना? जो दूसरी पार्ट जो कि हार्मोन सेक्रेट करते हैं दैट इज द कम इन द कैटेगरी ऑफ नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। बात बात समझ में आ रही है क्या? एक होता है जीआईटी। क्या होता है? जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। वहां से भी हार्मोन्स की सेक्रेशन होती है। क्या है ये? गैस्ट्रो एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं, इंटेस्टाइनल। ये इंटेस्टाइन में होती है, बेवकूफ लड़के। क्या बोल रहा था मैं? हाँ सॉरी सर। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सर। ठीक है ना? अरे बोलो गैस। ना। हाँ सर, गैस। हाँ, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर किसकी किसकी बात करें, किसकी बात करें सर? मेरी बात कीजिए, ठीक है? हाँ, आप ही की बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हॉर्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड लेग डक्ट्स एंड हेंस दीज आर डक्टलेट ग्लैंड्स। दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स। इनके सेक्रेशन को भी हमने कुछ देर पहले बताया, क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं। अगर हम लोग हार्मोन्स की डेफिनेशन पे सवाल कई बार पूछा गया है, हार्मोन्स की डेफिनेशन पे कई बार सवाल पूछा गया है, तो वहां पर बच्चे अलग अलग पॉइंट्स को लेके डाउट पे रहते हैं, और कभी कोई मैक्सिमम लोग सही भी करते हैं और कभी बहुत लोग गलत भी करते हैं। जो इनका क्लासिकल डेफिनेशन था वो क्या था कि हार्मोन एज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड डिस्टेंटली टू लोकेटेड ऑर्गन। एक मिनट बेटा। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हेलो आफ्ताब, हाँ सर। ये सब आपने पॉइंट लिखा क्या? ये सारा पॉइंट लिखो बेटा। मैं हाँ सर, लिखता हूँ। आफ्ताब जब तो इसको अब लिखो, ठीक है ना? ओके।
हेलो, लिख लिया क्या? हेलो आफ्ताब, अरे लिख लिया क्या आफ्ताब? हाँ सर लिख लिया। हेलो, तो आपको ये वाली बात समझ में आई क्या? हाँ सर। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि जो आपके पास जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं बेसिकली कैसे हैं, डक्टलेट्स हैं, मींस इनके पास डक्ट नहीं होगा। और हम लोग बात कर रहे थे इनके डेफिनेशन के बारे में। तो क्लासिकल डेफिनेशन तो आपके पास क्या है कि हार्मोन्स एज अ केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंस ऑर्गन। उसी को इसमें एनसेटी लिखा है कि डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन, जहां तक भेजना है, ठीक है ना। एंड हैज जिनके पास जो पहले था क्लासिकल डेफिनेशन, अब नाउ क्या है कि जो कुछ साइंटिफिक डेफिनेशन है जो साइंटिस्ट ने मिल करके दिया है। पहले वाले भी साइंटिस्ट लोगों ने दिया था, लेकिन उसको हम लोग क्लासिकल बोलते हैं। तो जो पहले था, जो अभी का जो वैल्यूएबल है, अभी जो यूजेबल है, वो क्या है कि हॉर्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिएंट्स। इसमें कोई न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होती। अरे मेरी बात क्लियर है कि आपको? हाँ सर। इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होती है। सो इसलिए बोलते हैं दीज आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। बाद बाकी और केमिकल्स कैसे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होता कि नहीं? हाँ, तो मैंने क्या बोला कि दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट्स एज, ध्यान रखना, नॉट इंट्रासेलुलर, इट इज इंटरसेलुलर, मींस सेल के बीच में। मान लो ये सेल है आपके पास और ये सेल है, तो इनके बीच में क्या होगा, ये इंटरसेलुलर होगा। बात समझ आ रही है क्या आपको? हेलो, हाँ सर। these are the intercellular messenger and produce in trace amount। कभी आपने देखा है कि 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर हार्मोन सेक्रेट हो रहे हैं? ये बहुत कम होते हैं, मतलब बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, बहुत माइन्यूट वॉल्यूम पे, बहुत ट्रेस अमाउंट पे इनकी सेक्रेशन होती है, मतलब ये प्रोड्यूस होते हैं। अब जैसे मिल्क की बात करो ना, तो मिल्क तो अच्छे खासे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। वहीं से सेलिवा भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर वो उतनी नहीं होती। पहला पॉइंट क्या है, दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट, हाँ कि ना। तो आपसे सवाल ऐसा बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग रिगार्डिंग हार्मोन। हेलो आफ्ताब, क्लास आवाज आ रही है आपको? हाँ सर आ रही। तो मैंने क्या बोला कि दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट प्लस इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। बात समझ में आ रही है क्या? हेलो,
नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल एक्ट्स एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। तो ये सवाल पूछी जाती है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग हार्मोन। बात क्लियर है क्या? The new definition covers the new molecules in addition to the hormones secreted by organized endocrine gland. Invertebrates possess very simple endocrine system with few hormones, whereas a large number of chemicals as hormone and provide coordination in the vertebrates, the human endocrine system, जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इसमें कोई दिक्कत है आपको क्या? हेलो आफ्ताब, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि नर्वस कोऑर्डिनेशन और एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस क्या है, क्या बताओगे आप? जो आपके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन था उसमें जो इंफॉर्मेशन पास होती थी वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू पास होती थी, और अलोंग नर्व फाइबर के थ्रू वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स का ट्रांसमिशन पास होता था। बात समझ में आ रही क्या? लेकिन वहीं पे बात करें एंडोक्राइन सिस्टम, क्या आप क्लास में हो? हूँ सर। हाँ, इन केस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम मींस एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन, इसको हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं। इसी चैप्टर का नाम भी है आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन पास तो यहाँ पर भी होती है। मान लो क्या करना है कि ओवरी का ग्रोथ करवाना है, या मान लो क्या है ओवम की, मतलब कि एक गैमेट्स बनाने के लिए गैमेट्स का ग्रोथ करवाना है, उसके लिए कौन जाएगा? हार्मोन जाएगा, और क्या होगा, एक का डेवलपमेंट करवाएगा, फर्दर उसका रिलीज भी करवाएगा। तो हम लोग आगे देखेंगे कैसे कैसे होता है। सो इंफॉर्मेशन पासेस एज अ केमिकल सब्सटेंस थ्रू द ब्लड एंड लिम्फ, मतलब ये कहां पर जाएगा अपना इंफॉर्मेशन? जो हार्मोन्स होंगे वो ब्लड और लिम्फ के थ्रू ही ट्रेवल होंगे। इनके पास जो नर्वस सिस्टम होती है क्या होती है? दिस आर रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या होता है ये? रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को क्या? अरे बोलो ना आफ्ताब, मेरी बात समझ में आ रही है आपको क्या? हाँ सर। पक्का? सो इसमें क्या होती है? रैपिड ट्रांसमिशन होती है, और केमिकल वाले में क्या होगी? देयर इज स्लो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या बोला मैंने? स्लो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर है क्या? जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, इसमें क्या होती है? रिस्पॉन्स इमीडिएट होती है, वेरी एग्जैक्ट होती है, और बहुत कम टाइम के लिए होती है। बात समझ में आ रही मेरी? रिस्पॉन्स इज इमीडिएट, बहुत जल्दी होती है, और ये एग्जैक्ट होती है, और ये बहुत कम टाइम के लिए होती है, मींस वी कैन से इट इज शॉर्ट लिव। हाँ कि ना? वहीं पर बात करें एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन, तो एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या होता है? इसमें जो रिस्पॉन्स होती है वो बहुत स्लो होती है, बहुत फैले हुए होते हैं, और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। बात समझ में आ रही है क्या? ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, पूरे बॉडी में फैली हुई होती है। इसको वो लोग क्या बोलते हैं? वाइड स्प्रेड। प्लस क्या है, ये इनका रिस्पॉन्स स्लो होता है। इट टेक टाइम, इट टेक्स टाइम फॉर देयर फुल इफेक्ट। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? आफ्ताब, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, मेरे ख्याल से आप क्लास में नहीं हो, एम आई राइट? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हॉर्मोन्स के बारे में। किसके बारे में? आफ्ताब क्लास में हो गया? आफ्ताब, हेलो, हाँ सर। अब इतने देर में बोल रहा हूँ, आप कहाँ पर हो? सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, बार बार रिकनेक्ट हो रहा हाँ,
तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हॉर्मोन्स के बारे में। किसके बारे में? हॉर्मोन्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हार्मोन। हॉर्मोन्स जो टर्म है, ये नाम किसने दिया आपको पता है क्या? हाँ, तो मैंने क्या बोला? हॉर्मोन्स। दिस टर्म वाज गिवन बाय स्टार्लिंग। कौन दिया था इसको? कौन दिया था? स्टार्लिंग। कौन दिया था? स्टार्लिंग ने इसको दिया था। बात क्लियर है क्या? हाँ सर। That is the hormone and it was given by hormone. दो ही जमा है। Hormone given by हार्मोन को चलत रहे सब सामान केहू के घर में Starling. बात समझ में आ रही क्या आपको? झूलो बना कर मुक्ता हेलो, हाँ आप सर। आप क्लास में हो? हाँ सर। हाँ, मैंने क्या बोला? हॉर्मोन इट वाज गिवन बाय स्टार्लिंग, और उसको कहा गया कि हॉर्मोन्स आर आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी मैसेंजर। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी मैसेंजर बोलते हैं, ठीक है ना। कोई भी काम कहीं पे होगा तो इन्हीं हॉर्मोन्स के थ्रू होगा, या हम लोग इसको केमिकल मैसेंजर के तौर पे भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? केमिकल केमिकल मैसेंजर। मैसेंजर। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। समझ आ रही है? और हाँ। इसका साइंटिफिक डेफिनेशन क्या था? इस बार मैं आपसे सुनना चाहूंगा, बोलो। साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट्स एज इंट्रासेल्युलर मैसेंजर ना। हेलो, हाँ सर। इंट्रासेल्युलर मैसेंजर ना। हम्म। इसलिए बोलते हैं आप क्लास में ध्यान देते नहीं हो ना। दीज आर इंटरसेल्युलर मैसेंजर। अरे ये दो सेल के बीच में काम करते हैं, सेल के अंदर काम नहीं करते। कितनी बार मैं बताऊं आपको? इट एक्ट्स इन बिटवीन द सेल्स, नॉट इनसाइड द सेल। अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि यहाँ पर ये एक सेल है, यहाँ पर ये एक सेल है, दोनों अलग अलग सेल्स के बीच में काम करते हैं। ये सेल के अंदर काम नहीं करते। सेल के अंदर काम करते, देन वी यूज अ टर्म दैट वी कॉल एज इंट्रासेल्युलर मैसेंजर। क्या बोलेंगे? इंट्रासेल्युलर मैसेंजर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कैसा होता है? ये अलग अलग सेल के बीच में काम करते हैं, मींस इंटर कनेक्शन बोलते हैं, या फिर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बोलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर समझा। तो हॉर्मोन्स इज नोन एज प्राइमरी मैसेंजर, और वी कैन से केमिकल मैसेंजर। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हॉर्मोन्स का जो डिस्कवरी किया गया था, वो था डिस्कवर्ड दैट इज द सेक्रेटिन। और बेलिस और स्टार्लिंग ने 1902 में एक हार्मोन है सेक्रेटिन, इसी को डिस्कवर किया था। बात समझ में आ रही है क्या? हार्मोन जो होते हैं, जो केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन जो होता है, ये अलग अलग टाइप्स का होता है। जैसे आपको मैंने बायोमोलिक्यूल्स में बताया था, वहां पर भी कुछ हार्मोन्स के बारे में कुछ चीजें आया होगा। वहां पर मैंने क्या बताया मुझे याद तो नहीं है, पर यहाँ पे आपको मैं कुछ मिनट पे आपको मैं इसको रिकॉल करवाता हूँ कि जो केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स होंगे आपके पास, ये बेसिकली दो टाइप्स के होंगे। चाहे तो ये प्रोटीनेशियस हो सकता है, या फिर स्टेरॉइड्स हो सकता है। क्या हो सकता है? स्टेरॉइडल हार्मोन या फिर प्रोटीनेशियस हार्मोन। हाँ कि ना? प्रोटीनेशियस हार्मोन होगा मतलब क्या कि वो एमिनो एसिड से बने हुए होंगे। हाँ कि ना? इट इज फॉर्म फ्रॉम एमिनो एसिड। अब डिपेंड करेगा कि एमिनो एसिड कितने हैं, नंबर ऑफ एमिनो एसिड पे हम लोग बात करेंगे। सो एमिनो एसिड डेरिवेटिव हो सकता है, शॉर्ट पेप्टाइड हो सकता है, लॉन्ग पेप्टाइड हो सकता है। बात समझ में आ रही क्या? हाँ सर। हाँ, तो इसके लिए आप अगर लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। बोलो।
हाँ, तो पॉइंट लिखिए केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। ये लिखना है, तभी मैं लिखा रहा हूँ ना, मैं बोल के चला जाता फिर। केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। पहला नेचर क्या है? प्रोटीनेशियस। कैसा है? प्रोटीनेशियस। बात समझ में आ रही है क्या? जो दूसरा होगा वो क्या होगा? स्टेरॉइड्स होंगे, मीन्स वी कैन से स्टेरॉइडल हार्मोन। बात समझ में आ रही है क्या? स्टेरॉइडल हार्मोन। अरे हाँ कि ना? अरे बोलो तो। हम लोग हाँ पहला पहला बात करते हैं, ये वाला पॉइंट जल्दी से लिखो आप लोग। पहला बात करते हैं प्रोटीन वाला। पहला कौन सा बात करते हैं? प्रोटीन। आपको पता होगा कि जो प्रोटीन वाला किससे बना होगा? मेड ऑफ एमिनो एसिड्स। किससे बने होंगे ये? एमिनो एसिड से बने होंगे। बात समझ में आ रही है क्या आपको? हेलो यार, हाँ बोल सर दो। हाँ, इसमें जो पहला होगा वो किससे बने होंगे? एमिनो एसिड डेरिवेटिव। क्या मतलब सर? मतलब ये है एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स। मतलब कि जो इसमें नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स होंगे वो लेस देन 10 होंगे। कितने होंगे? लेस देन 10 होंगे। बात समझ में आ रही है क्या आपको? जो उसमें ए क्या मतलब क्या है? एमिनो एसिड विच इज लेस देन 10। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ, बड़े बोलो तो। एमिनो एसिड लेस देन 10 होंगे। बोलो। हेलो। हाँ, जो इसके पास आपके हाँ पास सर। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, ये शॉर्ट वाले कम अमीनो एसिड वाले हॉर्मोन्स हैं, ठीक है ना? जो आपके पास ये हार्मोन है, एग्जांपल में आपके हाथ थायरोक्सिन आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? थायरोक्सिन। और इसका दूसरा नाम होता है आयोडो थायरोनिन। अगर आपको किसी और भी चैप्टर में जो आपका पहले हम लोग नहीं पढ़े हैं तो आप उसको बैकअप मतलब कवर कर सकते हो, किसी और पे डिपेंड मत करो, ठीक है? थायरोनीन, थायोरोनीन, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ, एक है आपके पास एपिनेफ्रिन। कौन सा नेफ्रिन? अरे बोलो तो। एपिनेफ्रिन, या इसको हम लोग क्या दूसरा नाम से बोलते हैं? एड्रेनलिन। अरे हाँ कि ना? एड्रेनलिन। बात मेरी क्लियर है क्या आपको? एक सेकेंड, जो नेक्स्ट हार्मोन है वो क्या है? नॉर एपिनेफ्रिन। कौन सा एपिनेफ्रिन? नॉर एपिनेफ एपिनेफ्रीन, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर एड्रेनलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसी का दूसरा नाम क्या है? नॉर एड्रेनलिन। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? हाँ सर। नॉर एड्रेनलिन। क्लियर है क्या? अगर हम लोग इसमें ग्लैंड्स की बात करें ना, तो बेसिकली कौन कौन से ग्लैंड में होंगे आपके पास? अच्छा, जो थायरोक्सिन है किससे आता है आपके पास? थायरोक्सिन इज कम्स फ्रॉम, किससे होते हैं ये? थायराइड ग्लैंड से। और आजकल में थायराइड की बीमारी भी बहुत चलती है, ठीक है? थायराइड ग्लैंड से क्या होता है? थायरोक्सिन मिलते हैं। ये जो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन है, ये किससे आते हैं? एड्रेनल मेड्यूला से आते हैं। कहां से आते हैं? एड्रेनल मेड्यूला। एड्रेनल मेड्यूला, क्योंकि वहां पे दो ग्लैंड है ना, एड्रेनल मेडुला और एड्रेनल कॉर्टेक्स। अरे हाँ कि ना? मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो ना।
जल्दी लिखो इसको, जल्दी से लिखो। लिखा क्या? हेलो, सर लिख रहा हूँ सर। जल्दी लिखो। आज हम लोग बायोटेक शुरू करने वाले थे। सर ये ऊपर ऊपर से करा देते हैं, हम्म, ये करा देते ऊपर ऊपर से, मैं कर लेता। नहीं नहीं कोई नहीं, आपको पूरा कंप्लीट करना है। वैसे इजी है और मार्क्स स्कोरिंग ऐसे मैं करा रहा हूँ, बस थोड़ा सा हो गया सर, लिख लिया। लिख लिया। हाँ ठीक है, सर। हाँ। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस पे? इसके शॉर्ट पेप्टाइड्स पे। तो इसके बी में आते हैं हम लोग, किस में आते हैं? शॉर्ट पेप्टाइड्स। मतलब क्या? किसके एमिनो एसिड पहले वाले से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है ना? मतलब क्या कि जो एमिनो एसिड होंगे वो लेस देन 30 होगा। कितना होगा? लेस देन 30 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? हाँ सर। तो इसमें एग्जाम्पल है हार्मोन कौन कौन सा है? वेसोप्रेसिन। वेसो क्या है? वेसोप्रेसिन। और क्या है? ऑक्सीटोसिन। और क्या है? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन को हम लोग पिटोकिन भी बोलते हैं, ठीक है ना? एक होता है आपके पास MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ कि ना? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो आपके पास ये दोनों किससे निकलते हैं? हाइपोथैलेमस से। कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। मेरी बात क्लियर है क्या? और MSH कहाँ से आती है? एडिनो हाइपोफाइसिस। ये किसका पार्ट है? एडिनो हाइपोफाइसिस। ये किसका पार्ट है? अरे बोलो ना। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? इसमें आप एक हार्मोन और ऐड कर सकते हो, दैट इज ग्लूकेगोन, ठीक है ना? क्या होता है? ग्लूकेगोन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग तीसरा, दैट इज द लॉन्ग पेप्टाइड्स। कौन सा? लॉन्ग पेप्टाइड्स। हाँ कि ना? तो इसमें जो नंबर ऑफ एमिनो एसिड होंगे वो 30 से ज्यादा होगा। क्या होगा? 30 से ज्यादा होगा। जो इसमें आपके पास हॉर्मोन्स आएंगे वो कौन कौन से हॉर्मोन्स आएंगे? जैसे कि क्या है? पैराथायराइड हार्मोन, इसको हम लोग PTH भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PTH, पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं। अरे बोलो ना। जो नेक्स्ट आपके पास है वो क्या है? इंसुलिन है। कौन सा लीन? इंसुलिन। इंसुलिन। नेक्स्ट आपके पास क्या है? मैं आगे लिखता हूँ उसको। अच्छा, उससे पहले कि आप आगे बढ़ो, ये जो पैराथायराइड है ये किससे आते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं।
पैराथायरॉइड ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं। और जो इंसुलिन है ये किससे होता है? पेनक्रियास से ये सेक्रेट करते हैं। मेरी बात क्लियर है क्या आपको? अरे बोलो ना। हाँ सर। नेक्स्ट लिखो थायरोकैल्सिटोनिन। नेक्स्ट क्या लिखना है? थायरोकैल्सिटोनिन। 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 या इसको हम लोग कैल्सिटोनिन भी बोलते हैं। ये किससे निकलता है? थायराइड से रिलीज होता है। ठीक है, जल्दी लिखो इसको। अरे लिखा क्या? हाँ सर लिखा। लिख लिया हाँ कि ना? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। हाँ, इसी में नेक्स्ट कंटिन्यू करो। अब हम लोग क्या लिखा? थायरोकैल्सिटोनिन ना। नेक्स्ट लिखते हैं ACTH, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये किससे रिलीज होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस से। एडिनो हाइपोफाइसिस। हाँ कि ना? बोलो। ACTH क्या होता है? एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। हाँ कि ना? इसका फुल फॉर्म लिख सकते हो एड्रेनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, दैट वी कॉल एज ACTH। बोलो ना। जो कि क्या करता है? कोर्टिसोल का प्रोडक्शन करता है। किसका? कोर्टिसोल का प्रोडक्शन करता है। और ये सब का सब कैसे हैं? आपके पास लॉन्ग पेप्टाइड्स में आएंगे। क्लियर है क्या? ये कौन सा डी पार्ट है ना? सी हो गया अपने पास क्या? हाँ सी हो गया। डी। नेक्स्ट जो सी पार्ट है वो क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। कैसा? ग्लाइकोप्रोटीन। कैसा है ये? ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसमें जो आपके पास हॉर्मोन्स आएंगे वो क्या होंगे आपके पास? जैसे TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये सब के सब क्या है? ग्लाइकोप्रोटीनियस हार्मोन है। और ये एडिनो हाइपोफाइसिस से रिलीज होता है। कहाँ से? एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस। कौन सा फाइसिस? एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ, आगे बढ़ूं क्या? लिख रहे हो या फिर सिर्फ मुझे बोल लो कि लिख लिया हूं? अगर नहीं लिखना है तो फिर, अगर ऐसा टाइम पास करो तो फिर बोर्ड में इतना टाइम पास करने का कोई फायदा नहीं है। लिख रहे हो क्या? हाँ सर लिख रहा हूँ। आगे बढ़ो। शुड आई मूव? हाँ सर। जो जो आपका सेकंड वाला है वो क्या था? सॉरी स्टेरॉइडल वाला था ना, स्टेरॉइड्स हार्मोन। हाँ कि ना? स्टेरॉइडल हार्मोन। बात समझ में आ रही है क्या? इसमें आपके पास क्या है? नाम से मालूम चलेगा कि ये अलग अलग आपको दिखेगा। कैसा दिखेगा?
अलग अलग दिखेगा। जैसे मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स है, क्या है, मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स है। क्लियर है क्या? एक है ग्लूकोकोर्टिकॉइड, ये सब ग्रुप ऑफ हार्मोन, इसके अंदर अलग अलग हार्मोन्स आता है। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स आता है, कोर्टिकॉइड्स आता है। नेक्स्ट आपके पास टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन इसके अंदर आता है। मेरी बात क्लियर है आपको? नेक्स्ट आपके पास है एस्ट्रोजन, क्या है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। क्लियर है क्या? दिस इज द फेमिनिन हार्मोन। नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। मेरी बात क्लियर है क्या आपको? बोलो। ये जो मिनरलोकोर्टिकॉइड्स है ना, इसके अंदर जो हार्मोन है वो क्या है, एल्डोस्टेरोन है। कौन सा है, एल्डोस्टेरोन। मेरी बात क्लियर है क्या आपको? जो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स है ये क्या है, कोर्टिसोल है। क्या है, कोर्टिसोल। टेस्टोस्टेरोन किसका कहां पर है आपके पास, एंड्रोजन के अंदर आता है। क्लियर क्या? और कोर्टिसोल को हम लोग लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं। कोर्टिसोल इज आल्सो कॉल्ड एज लाइफ सेविंग हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये क्या है, फेमिनिन फीमेल हार्मोन है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज सेक्रेटेड फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स। कहां से, एड्रेनल कॉर्टेक्स, मतलब किडनी वाले पार्ट से आएगा, हाँ कि ना? दिस इज द एड्रेनल कॉर्टेक्स। जो नीचे वाला है ये भी वही है, एड्रेनल कॉर्टेक्स। कौन सा कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? दिस इज फ्रॉम टेस्टिस, अरे हाँ कि ना? दिस इज फ्रॉम ओवरी, आफ्ताब क्लास में हो? हाँ सर। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम ओवरी। जल्दी से कुछ छापिए। लिखा क्या? दिया भी नहीं नहीं सर। लिख लिया सर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बात करेंगे।